9th क्लास का चैप्टर 3 बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। बल किससे कहते हैं? बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उसकी अवस्था को बदलती है या बदलने की चेष्टा करती है, तो उससे बल कहते हैं। मतलब बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर जब लगता है तो जिस अवस्था में है वह उसके बाद अवस्था को बदलता है या बदलने की चेष्टा करता है, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। फिर क्या है? किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है। किसी वस्तु को या तो हम खींचते हैं या फिर उस पर धक्का देते हैं तो हम क्या समझते हैं कि उस पर बल लग रहा है। ठीक है, बल लग कहते हैं। बल को एफ द्वारा सूचित किया जाता है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। बल का ऐसे मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का क्या क्या प्रभाव है कि मतलब कि गति में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर कोई मतलब कि बल लगा करके हम किसी वस्तु की गति को क्या कर सकते हैं? दिशा को बदल सकते हैं। ठीक है, परिवर्तन किया जा सकता है, गति की दिशा को बदला जा सकता है, वस्तु की आकृति को बदला जा सकता है। मान लीजिए कि जो मेरे पास फुटबॉल है, उसको जब हम उसको दबाते हैं तो क्या होता है? उसका आकार क्या होता है? बदल जाता है। यानी कि बल का प्रभाव क्या क्या है? गति में परिवर्तन किया जा सकता है, गति की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, और वस्तु की आकृति को बदला जा सकता है। फिर है बल के प्रकार। बल दो प्रकार के होते हैं, पहला संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर बल लगने के पर जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। मान लीजिए इधर से कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके इसको क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। इसको 10 न्यूटन का फोर्स लगा कर कोई इसको धक्का दे रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन का कोई फोर्स लगा करके क्या कर रहा है? इस पर धक्का दे रहा है। तो क्या होगा? वो अपना जगह से मतलब कि कोई वस्तु, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, कोई पत्थर है, और मान लीजिए कोई इसको 10 न्यूटन का से इसको धकेल रहा है, ये भी इधर से 10 न्यूटन कोई आदमी इसको धक्का दे रहा है। लेकिन क्या होगा? जब दोनों बल एक समान रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि वस्तु मतलब अपने जगह से मतलब कि इधर उधर नहीं होगी, हिलेगी नहीं। ठीक है। दूसरा है असंतुलित बल। किसी वस्तु पर बल लगने पर जब कोई परिवर्तन होता है तो उसे असंतुलन बल कहते हैं। मतलब कि जब कोई वस्तु पर किसी बल कोई परिवर्तन होता है तो उससे हम क्या समझेंगे कि वो असंतुलित बल है। मान लीजिए इधर से कोई आदमी 7 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर से 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इधर से ये मतलब इस दिशा से क्या हो रहा है कि ज़्यादा बल लगाया जा रहा है, इसलिए ये वस्तु क्या होगा? इस दिशा में भागेगी। ठीक है, इस दिशा में भागेगा इधर। फिर ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन और केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि न्यूटन बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। बल का ऐसे सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। तो 1 न्यूटन पर कितना डाइन? तो 10⁵ डाइन। ठीक है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब बल सदिश राशि। ग्रेविटेशनल यूनिट हम जानते हैं, 1 kg को हम क्या समझ सकते हैं? 9.80 न्यूटन है। ठीक है। या अगर सीजीएस में बात की जाए तो 980 डाइन है। ठीक है। मोमेंटम मतलब संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेग वेग के गुणनफल को मोमेंटम कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, यानी पी बराबर एम गुने वी। तो इसका मात्रक क्या होता है? केजी, और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स सदिश राशि है। अब क्या है? जड़त्व, इनर्शिया। अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम की अवस्था में ही बना रहेगा, तथा कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगा जब जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगे, तो उसे जड़त्व कहते हैं। यानी कि जड़त्व हम किसे कहते हैं? अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, अगर उसमें गति कर रहा है तो गति ही करेगा। लेकिन जब तक, कब तक ये स्थिति रहेगा? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। मान लीजिए कोई बॉल है, फिर गति करते करते रुक जाता है, तो उसमें क्या वजह होता है कि गति करते करते रुक जाता है? उसमें मतलब कि क्या होता है कि फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण बल लगता है। ठीक है। अगर सतह पर, जमीन पर दौड़ रही है तो क्या होता है? घर्षण बल लगता है। अगर हवा में लग रहा है, उड़ रहा है, तो क्या होता है? उस पर भी मतलब कि हवा का बल लगता है। ठीक है। एक निश्चित दूरी तक जाती है, उसके बाद क्या होता है? रुक जाता है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। जड़त्व के प्रकार। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? रेस्ट इनर्शिया, मोशन इनर्शिया और डायरेक्शन इनर्शिया। जानते हैं कि रेस्ट इनर्शिया मतलब विराम जड़त्व किसे कहते हैं? अगर कोई वस्तु रेस्ट विराम में है तो विराम में ही रहेगा, तो उसे रेस्ट इनर्शिया कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु रुका हुआ है तो क्या होगा कि रुका हुआ ही रहेगा, तो उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे कि ये रेस्ट इनर्शिया है। मान लीजिए कोई 50 kg का वस्तु है और एक स्थान पर रुका हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्ट इनर्शिया। मोशन इनर्शिया, अगर कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, तो उससे क्या बोलेंगे? मोशन इनर्शिया। मान लीजिए कोई बॉल है तो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन इनर्शिया है। ठीक है। फिर है डायरेक्शन इनर्शिया। अगर कोई वस्तु अगर कोई वस्तु किसी किसी डायरेक्शन में है तो वह उसी डायरेक्शन में तब तक रहेगा जब तक जब उस पर बाह्य बल ना लगे। जब तक उस पर बाह्य बल ना लगे तो उसे डायरेक्शन इनर्शिया कहते हैं। मान लीजिए कोई उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और तब तक वो उत्तर दिशा में जाते रहेगा
मतलब कि जब तक कि उसे इसमें क्या बता रहा है, अगर कोई वस्तु किसी डायरेक्शन में है तो वह उसी डायरेक्शन में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाय बल ना लगे, तो उसे डायरेक्शन इनर्शिया कहते हैं। मतलब कि दिशा चेंज करेगा तो क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। न्यूटन की गति का नियम। आप जानते हैं कि न्यूटन की गति का कितने नियम होते हैं। न्यूटन की गति का 3 नियम होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जानते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट गति का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में, मतलब यदि कोई वस्तु रुका हुआ है तो वह रुका ही रहेगा, मतलब विराम में ही रहेगा। यदि कोई वस्तु या यदि वह गति में है तो गति में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इस नियम को क्या कहते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु है, अगर वो रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, अगर गति कर रहा है तो गति में ही रहेगा, तब तक मतलब ये गति में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है। तो इस नियम को हम न्यूटन का नियम कहेंगे, न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कह सकते हैं। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। ठीक है। न्यूटन के प्रथम गति का न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण। ठीक है। कंबल को डंडे से प्रहार करने पर धूलकण का झड़ जाना। मान लीजिए कंबल में जो जितना भी होता है धूलकण क्या होता है, रेस्ट में होता है, रुका हुआ। जब उस पर बल लगाया जाता है तो क्या होता है कि वो मतलब कि वो रेस्ट ही में ही रहेगा। हम बाहरी बल लगा रहे हैं ना, अपना बल लगा रहे हैं, तब वो क्या हो रहा है कि उसमें गति आती है। गति आने की वजह से क्या होते हैं, जो कण होते हैं उससे अलग हो जाते हैं और अंततः गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ठीक है। फिर है क्या, स्थिर वस्तु के अचानक गतिशील हो जाना पर सवार व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाना। मान लीजिए क्या है, स्थिर वस्तु के अचानक गतिशील हो जाने पर सवार व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाना। मान लीजिए ट्रेन क्या हो, रुका हुआ, और एकाएक चल पड़ा, तो हमारा शरीर क्या चाहता है कि मतलब उसी चीज़ को मतलब मेंटेनेंस करने के लिए ऐसा होता है, आखिर वो जाता आगे की ओर झुकता नहीं है, बल्कि उसी रेस्टी में अपने शरीर को बनाना रखने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए क्या होता है कि शरीर पीछे की तरफ चला जाता है। ठीक है। फिर जानते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे संवेग का नियम या न्यूटन गति का नियम कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल अनुक्रमानुपाती होते हैं। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होता है। इसे संवेग का नियम या न्यूटन गति का नियम कहते हैं। मान लें F बराबर सूत्र क्या होता है, m गुने ma। इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है। कैसे, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है। हम इसे प्रूव करेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु एम है। ठीक है। कोई वस्तु है जिसका भार क्या है, एम है, और मतलब कि उसका जो प्रारंभिक वेग है, इनिशियल पॉइंट यू है। ऐसे जब बल हम लगाते हैं तो क्या होता है, कुछ समय पश्चात आगे बढ़ता है। ठीक है। तो वस्तु तो वही रहेगा, मतलब कि उसका तो वजन तो वही रहेगा, यानी कि मास वही रहेगा, लेकिन जब वो आगे की तरफ गति करेगा तो अंतिम वेग होगा क्या, v मान लिए। ठीक है। तो इसको क्या है, संवेग किससे कहते हैं, मतलब कि इस वेग में परिवर्तन संवेग किससे कहते हैं। संवेग का अभी हम इसके पहले दिए थे डिफिनेशन। ठीक है। तो इसको जो पहला क्या होगा, संवेग यानी द्रव्यमान गुने वेलोसिटी, द्रव्यमान मतलब मास गुने वेलोसिटी, तो द्रव्यमान गुने वेग। तो क्या है, इनिशियल संवेग होगा यानी प्रारंभिक संवेग, और अंतिम संवेग। तो प्रारंभिक संवेग को हम पी आई से सूचित करेंगे और अंतिम संवेग को पी एफ से सूचित करेंगे। तो पी आई बराबर क्या होगा, मास गुने वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना है, यू है। इसका क्या होगा फाइनल संवेग का, तो मास गुने वेलोसिटी। एफ अनुक्रमानुपाती पी एफ माइनस पी आई बटे टी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज यानी कि इसमें क्या होता है कि पी एफ माइनस पी आई लास्ट से फर्स्ट को हम घटाते हैं, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे समय अंतराल। ठीक है। एफ अनुक्रमानुपाती, और इस पी एफ को हम लिख सकते हैं ना, एम वी माइनस पी आई को लिख सकते हैं एम वी बटे टी। एफ बराबर, अगर हम यहाँ पे बराबर करेंगे इस डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल को, मतलब क्या करेंगे, अगर हटाएंगे हम तो क्या होगा कि मतलब कि यहाँ पे बराबर आएगा। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद कुछ कांस्टेंट आएंगे, तो एम भी माइनस एम ई बटे टी। फिर कांस्टेंट में मान लीजिए कि मास से गुना होगा तो क्या होगा, कांस्टेंट ही मतलब कि वो तो एक होगा, मतलब कि द्रव्यमान ही बचेगा। ठीक है। फिर यहाँ से क्या आया, एम से कॉमन लिए वी माइनस यू बाई टी, और वी माइनस यू बाई टी बराबर हम जानते हैं कि ए बराबर, मोशन चैप्टर में हम पढ़े हैं कि ए बराबर क्या सूत्र होता है, वी माइनस यू बाई टी होता है। ए बराबर सूत्र होता है वी माइनस यू बाई टी होता है। ठीक है। तो वी माइनस यू बाई टी के जगह पर हम क्या लिखे हैं, ए लिखे हैं, यानी एफ बराबर क्या, मेरे पास फॉर्मूला आया एम ए, एफ बराबर एम ए। न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा गेंद को पकड़ने पर हाथ पीछे करना। जब क्रिकेट के खिलाड़ी क्या करता है, गेंद को पकड़ता है तो हाथ पीछे करता है, नहीं तो हाथ अगर पीछे नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, धक्का का महसूस होगा, यानी कि चोट का महसूस होगा। जब वो हाथ पीछे करता है तो अपना हाथ को क्या करता है, गति में लाता है, जिससे क्या होता है कि उसको
कम चोट महसूस होता है। फिर क्या है, कील को अधिक गहराई तक चलाने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग करना, मतलब उसको अगर अधिक दूरी तक, मतलब कि ज़्यादा वो उसको कील को अंदर तक ले जाना है तो क्या करते हैं उसमें, हाँ भारी हथौड़ा से उस पर क्या करते हैं, प्रहार करते हैं। ठीक है। फिर न्यूटन के गति का तृतीय नियम के बारे में पढ़ते हैं। प्रत्येक क्रिया की उसके प्रत्येक क्रिया की उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, मतलब प्रत्येक क्रिया का कि उसकी समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। जैसे बंदूक से छोड़ी गई बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। ठीक है। जब हम उस पर मतलब कि गोली चलाते हैं तो क्या होता है कि हम तो बल लगा रहे हैं कि बंदूक गोली पर बंदूक के स्ट्राइकर पर द्वारा उस पर बल लगा रहे हैं। फिर वो क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन वो उस क्या करता है, प्रतिक्रिया यानी कि पीछे तरफ एक झटका देता है। जैसे हम जमीन पर खड़े हुए हैं तो हम तो जमीन पर बल लगा रहे हैं, लेकिन जमीन भी कोई बल द्वारा हमें उस मतलब कि हमें रोके हुए है। मान लीजिए कि कोई कुर्सी है, उस पर कोई वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है, वस्तु बल लगा रहा है उस कुर्सी के सतह पर, और कुर्सी के सतह का कोई बल द्वारा उसे उस वस्तु को रोके हुए रहता है। ठीक है। फिर आगे क्या है, जैसे नाव में किनारे पर को इसका एग्जाम्पल फिर अगला है, नाव में किनारे पर कूदने पर से नाव को पीछे की ओर हट जाना। मान लीजिए कि नाव से हम नाव में है, ठीक है, और तट के नज़दीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि जब कूदता है तो नाव क्या होता है, एक पीछे की तरफ आता है और हम क्या करते हैं कि आगे तरफ चल जाते हैं। हम जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या होता है कि एक बल लगता है जिससे वो पीछे की तरफ जाता है। ठीक है। अब जानते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया किसे कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया में अंतर क्या है। ठीक है। पहली वस्तु जो बल दूसरी वस्तु पर लगाती है उसे क्रिया कहते हैं, तथा दूसरी वस्तु जो बल पहली वस्तु पर लगाती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। यानी पहली वस्तु जो बल दूसरी वस्तु पर लगाती है उसे क्रिया कहते हैं, तथा दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर जो बल लगाती है उसे प्रतिक्रिया कहते हैं। लास्ट पॉइंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। ठीक है। ड्यूरिंग एनी कोलिजन द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है। इसका हिंदी जानते हैं। हिंदी क्या होगा, वस्तुओं के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित ना हो तो उस निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है। जैसे क्या है, इसको हम समझते हैं बिफोर कोलिजन। ठीक है। टकराने के पहले कोई वस्तु है जिसका बाहर क्या है, एम ए है। ठीक है। और ये एम बी है, कोई मतलब कि एक कोई एम ए कोई वस्तु है। ठीक है। मतलब जिसका बाहर एम ए है, कोई वस्तु ए है जिसका बाहर एम ए है, और कोई वस्तु बी है जिसका बाहर एम बी है। ठीक है। और इसका वेलोसिटी क्या है, यू है, और इसका वेलोसिटी क्या है, यू भी। ठीक है। टकराने के से पहले जब पहला स्थिति बन रहा है, फिर दूसरा स्थिति क्या है, सेकंड स्थिति। ये क्या है, फर्स्ट है, और ये सेकंड स्थिति बन रहा है, क्या दोनों टक्कर हुआ। ठीक है। तो ये वाला लगाएगा किस पे, इस पर लगाएगा, और ये वाला लगाएगा किस पे, इस पे लगाएगा। मान लीजिए कि जो दो वस्तु हैं, ठीक है, और ये वाला लगा रहेगा और टकरा गई है। ठीक है। मान लीजिए कोई कोई आगे कोई वस्तु जा रहा है, ठीक है, इससे मोटरसाइकिल, और पीछे पीछे क्या कर रहा है, पीछे से भी कोई मोटरसाइकिल जा रहा है, तीव्र गति से तेजी गति से जा रहा है, और फिर क्या हुआ, टक्कर हो गया। टक्कर हुआ तो मान लीजिए कि जब टक्कर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए एक ही सेकंड के लिए दोनों ज्वाइंट रहेंगे, लेकिन रहेंगे तो जरूर। ठीक है। इसलिए क्या होगा कि ये बल लगाएगा इस पर, और ऐसा नहीं कि दूसरा अगर टक्कर होता है तो केवल पहला वस्तु दूसरा पर बल लगाता है, दूसरा भी वस्तु क्या करता है, पहला पर बल लगाता है। ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ के अनुकूल। ठीक है। तो ये बल लगाएगा इस पर और ये लगाएगा बल इस पर, यानी कि ड्यूरिंग कोलिजन, यानी टकराने के पश्चात। फिर आफ्टर कोलिजन, फिर क्या होता है कि मान लीजिए कि जब कोई वस्तु पीछे से कोई आग को जब धक्का देगा तो क्या होगा, अगला और तो कुछ देर के लिए टकराएंगे, कुछ समय के लिए एक साथ रहेंगे, एक दो सेकंड के लिए, फिर क्या होगा, आग की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है। यानी आफ्टर कोलिजन। देखते हैं इसका प्रूफ हम सिद्ध करते हैं यहाँ से कोई सूत्र। ठीक है। भाई न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि समान क्रिया परंतु न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। यानी F1 बराबर F2 तो होगा, जितना बल ये इस पर लगाएगा उतना ये इस पर लगाएगा, लेकिन क्या होगा, दिशा क्या होगा, अलग होगा। ये इस दिशा में लगा रहा है तो ये इस दिशा में, यानी F1 बराबर माइनस F2। फिर भाई सेकेंड न्यूटन लॉ। ठीक है। न्यूटन के सेकेंड नियम क्या होते हैं, देखते हैं। द्रव्यमान गुने एक्सेलरेशन। ठीक है। द्रव्यमान गुने वेग। न्यूटन सेकेंड लॉ का नियम क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ होता है द्रव्यमान गुने एक्सेलरेशन। ठीक है। अगर कोई वस्तु एम बी है तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ए बी होगा। अगर कोई वस्तु एम ए है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा। ठीक है। अगर कोई वस्तु इसका एक्सेलरेशन अगर से ए है तो इसका मास ए है तो इसका एक्सेलरेशन भी ए होगा। ठीक है। अब देखते हैं F1 बराबर माइनस F2 के से, तो एम बी और ए बी होगा। ठीक है। और माइनस एम ए
एम ए होगा, ई एक्सेलरेशन ए होगा, यहाँ से ए होगा, ठीक है। तो एम बी तो क्या होगा, एम बी और ए बी बराबर हम लिख सकते हैं ना, ए बराबर होता है वी माइनस यू बाई टी। तो ए बी है तो यहाँ से होगा वी बी माइनस यू बी बटे टी, और यहाँ से माइनस तो माइनस एम ए, और ए के जगह पर लिख सकते हैं वी ए माइनस यू ए बटे टी। ये दोनों में टी क्या होगा, कट गया। फिर क्या होगा, एम बी और वी बी गुना होगा, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी बराबर माइनस एम ए वी ए माइनस माइनस प्लस एम ए यू ए, ठीक है। तो एम बी वी बी और ये माइनस है, माइनस एम ए वी ए, तो बराबर की साइड जाएंगे तो क्या होगा, प्लस एम ए वी ए बराबर क्या होगा, इधर क्या बचेगा, और ये क्या होगा कि माइनस एम बी वी बी बराबर के उस साइड यू बी बराबर के उस साइड जाएंगे तो क्या होगा, एम बी यू बी प्लस एम ए यू ए, ठीक है। तो क्या यहाँ से फॉर्मूला आया, एम ए प्लस वी ए, एम ए प्लस वी ए प्लस एम बी प्लस वी बी बराबर एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ठीक है। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, बराबर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी बराबर एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवेग इम्पल्स। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो उस बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। मतलब जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो उस बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुने समय अंतराल, यानी कि आवेग बराबर क्या होगा, बल गुण आवेग बराबर संवेग का परिवर्तन, यानी बल गुने हाँ संवेग का परिवर्तन, ठीक है। यानी कि कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर मान ले थोड़े समय 1 सेकंड 2 सेकंड चाहे 0.05 सेकंड, ठीक है, यानी के लिए जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़ा समय के लिए कार्य करता है तो उस बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। आवेग कहते हैं मतलब इम्पल्स कहते हैं। आवेग बराबर सूत्र क्या होगा, बल गुने समय अंतराल। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।